हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, एज पर प्रॉमिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके पास आज पेश कर रहा हूं। क्लास 11th प्रोबेबिलिटी वन शॉट, पूरा डिटेल लेक्चर रहेगा। 10th में जो सीखा वो भी पढ़ाऊंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है ये भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ सेट्स का यूज कहाँ है प्रोबेबिलिटी के अंदर ये भी सिखाऊंगा। आपको पूरा चैप्टर डिटेल्ड, मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अब ये पढ़ लो, ठीक है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपसे ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएंगे और कुछ हैरत अंगेज बातें यहाँ पर आपको पता चलेंगी जो कभी आपने सोची ही नहीं होगी। मतलब किसी ने आपको सोचने मजबूर किया ही नहीं, ठीक है ना। जब मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को बताई तो वो हैरान रह गए कि हाँ सर, इस बात तो सच है और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जबकि हमारे आसपास ही थी ये तो चीज। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर। देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चों को पसंद आता है। क्यों? थोड़ा एंटरटेनिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इजी होता है और यहाँ पर भी इजी काफी है। मतलब आप कह सकते हो जैसा 10th लेवल था वैसे 11th का लेवल है। हाँ, दो चैप्टर और इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। पहला है सेट्स और दूसरा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो अगर आपका वो हल्का सा भी वीक है तो जाकर एक बार आप पढ़ लो। मतलब आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, हल्का सा वीक है या भूल गए हो तो यहाँ पे आपका ब्रशअप हो जाएगा, जाके देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। बाकी उनके भी वन शॉट आपके साथ मैंने बना रखे हैं। और अभी हाल ही में मैंने आपका स्टैट्स का भी वन शॉट आपको बनाकर दे दिया है। आप लोगों ने प्यार दिया है और प्यार दें, लोगों के साथ शेयर करें। लोग की पूरी प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी। आज मेरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके सामने आ गया है, ठीक है जी। चलो, तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी, इससे बात करते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलेंगे तभी मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, प्रोबेबिलिटी इज ज्यादा हो गया, हाँ, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांस, चांस ऑफ गेटिंग समथिंग और नॉट गेटिंग समथिंग। किसी भी चीज के होने की या ना होने की संभावना को आप प्रोबेबिलिटी कहते हो। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है वो होता है नंबर ऑफ, ये सबको आता होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ये बात बहुत कम बच्चे जानते होंगे, आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है ना। लेकिन ये बात बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि ये जो ई है ये इवेंट होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये इवेंट आता कहां से है। चलो, हमें इस साल सबसे ज्यादा फोकस रखना है इवेंट के ऊपर, ठीक है ना। देखो, जो एक प्रोबेबिलिटी का कंटेंट है वो शुरू होता है सबसे पहले, सबसे पहले यहां पर होता है एक एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट नहीं जो आशु सर करते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप जनता के साथ करते हो या आसपास के लोगों के साथ करते हो या खुद के साथ करते हो। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे अगर आप ताश खेल रहे हो, पत्ता निकालना, आप लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे हो तो डाई रोल करना, कॉइन को टॉस करना, ठीक है जी। और वो क्या खेलते हैं हमारे मेरे बच्चे जब भी कोई बात मनवानी होती है ना, वो कहते हैं चलो ये खेलते हैं, जो जीत जाएगा वो मान जाएगा। वो रॉक पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं मेरे साथ। वो बचपन में हम लोग खेलते थे टिप टॉप, टिप टॉप। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कुछ बायस्ड होते हैं, कुछ अनबायस्ड होते हैं। जैसे कॉइन को टॉस करना इज एन अनबायस्ड, उसमें किसी की पार्शियलिटी नहीं होती अनटिल और अनलेस वो शोले वाला सिक्का ना हो। अब कहीं आज के जेंजी बोलेंगे शोले क्या है, तो भैया शोले बहुत, मतलब अगर आपने शोले नहीं देखी तो आप सिनेमा के फैन नहीं हो, ठीक है ना। तो बड़ी बात नहीं, इस लेक्चर को छोड़ दो यार, एक बार जाके शोले देखा हो, ठीक है। तो टॉस करते हैं जब हम, तो वो अनबायस्ड इवेंट माना जाता है। तभी आप क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह में देखते हो, फुटबॉल का तो मुझे पता नहीं, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन टॉस किया जाता है। तो ऐसे हर एक एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक बैग में से बॉल निकाल देना, डिफरेंट कलर्स की बॉल है, डिफरेंट कलर्स की कैंडीज है, ये सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं टोटल आउटकम्स, इस एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे अगर मैं एक डाई को रोल करूंगा तो टोटल आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये तो हो गया टोटल आउटकम। अब इसमें से आप किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, कि आपने हाथ डाला और इवन नंबर आया, आपने हाथ डाला ऑड नंबर आया, आपने हाथ डाला प्राइम आया, कॉम्पोजिट आया, मल्टीपल ऑफ 2 आया, मल्टीपल ऑफ 3 आया, डिविजिबल बाय 4 आया, लेस देन 3 आया, मोर देन 3 आया, ऐसा कुछ। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इसके बाद बनते हैं बेटा इवेंट्स।
और उस इवेंट की आपको क्या निकालनी होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। बात समझ आ गई? इतना ही सिंपल है। तो गेम स्टार्ट होती है एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से टोटल आउटकम आते हैं, उस टोटल आउटकम्स में से आप बहुत सारे इवेंट्स बना सकते हो। जैसे आप कह सकते हो एक सेट है, एक सेट के आप बहुत सारे सबसेट बना सकते हो, वो सारे के सारे सबसेट इवेंट भी कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक प्रोबेबिलिटी होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये बात हम जानते हैं कि आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या इनके बीच में रहेगा। जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में रहता है। दूसरा एक पॉइंट आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की जो संभावना है उसको हम 1 कहते हैं, और ना होने की संभावना का जो जोड़ है वो 1 होता है। याद होगा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ना, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात और करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं उसको हम। ये यहां पर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये हमने बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था। अगर आपके पास 9th में प्रोबेबिलिटी था, मतलब कुछ बच्चों का 9th में डिलीट था ड्यू टू कोविड, लेकिन हमने ये बात सीखी थी और 10th में बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। मान लेते हैं एक बैग है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल 2 रेड, 3 ब्लैक एंड मान लेते हैं 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो इसमें से 3 प्रकार की ही गेंद निकल सकती है, रेड, ब्लैक और ब्लू। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, अब यहां पर ना ये भी बड़ा पंगा रहेगा, चलो फिलहाल ये तो आपको आता ही होगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है टोटल इज 10 एंड फेवरेबल इज 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल is 3/10 and probability of a blue ball is 5/10 is 5/10। समझ रहे हो? 2/10, 3/10 और 5/10। इसके अलावा और इवेंट बन सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट तो यही बनेंगे, इन्हीं 3 प्रकार की बॉल आएगी। अब इन तीनों का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा। इस बात को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इस बात को याद रखेंगे। तो इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वही चलता रहेगा जब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, यही चलता रहेगा। 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा, होने की और ना होने का जो सम रहेगा प्यारे बच्चों वो 1 रहेगा। फिर हमने आपको बताया कि इवेंट तक पहुंचते कैसे हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस बार थोड़ा पढ़ने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा और थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम सम इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें, तो जो पहला इंपॉर्टेंट केस हमारे सामने आता है वो कॉइन का आता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसका पहला पार्ट आता है जब व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। अगर आप मेरे पुराने बच्चे हो और 10th में मेरे से पढ़े थे, तो इसी तरीके से मैंने आपको 10th में भी पढ़ाया था, लेकिन इस बार ये चीजें थोड़ी सी और बड़ी होने वाली है। व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो मेरा टोटल आउटकम क्या आ जाएगा बेटा? टोटल आउटकम। और एक नई चीज भी सिखाता हूं भाई आपको, वो होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड और नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। एक तो होता है एक सिक्का उछाला और एक होता है एक सिक्का कई बार उछाला। तो मान लो 3 सिक्के उछाले या एक सिक्का को 3 बार उछाला, बात एक ही है प्रोबेबिलिटी में। तो यहां तो हमने एक ही उछाला है, तो 2 की पावर 1 बोले तो 2 हो गया। अब वो 2 आउटकम कौन से होंगे? हेड होगा और टेल होगा। अब यहां पर हम इसको सेट में बनाएंगे और ये आएगा S। अब पहले तो हम हेड और टेल लिख देते थे, यहां पर हमें सेट फॉर्म करना पड़ेगा। यू नो सेट, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बनाना है, S आ गया, वेयर S इज नोन एज, देखो बहुत प्यारे नोट्स बना दूंगा तुम्हारे, S इज नोन एज सैंपल स्पेस। S को क्या कहेंगे बेटा? हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? ये एक एन इंग्लिश कमजोर थोड़ी, अ सेट शोइंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी टोटल आउटकम्स होते हैं उनको शो करने वाला, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो सेट होता है उसको आप सैंपल स्पेस कहते हो। अभी तक हम सिर्फ हेड और टेल लिखते थे, लेकिन यहां पर हम
एक सेट से रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट को, एक सैंपल स्पेस को, यानी टोटल आउटकम्स को। तो जो एस होता है वो सैंपल स्पेस कहते हैं, एस की फुल फॉर्म सैंपल स्पेस, एंड सेट होता है जो कि शो करता है टोटल आउटकम्स। मतलब यही कहानी आई अगर मान लेते हैं बी पार्ट पर, मैं जाके देखता हूं, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, जब आप दो कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है जी, तो मेरा टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? तो मेरा टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहले तो टोटल आउटकम जानना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 2 यानी 4, ये सबको पता है। तो सैंपल स्पेस लिख देंगे, हेड हेड है जी, हेड टेल है जी, टेल हेड है जी, और टेल टेल है जी। ओके, उसके बाद सी की बात करेंगे तो व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 3, बोले तो 8 आ गया बेटा। तो वो 8 का सैंपल स्पेस बनाना आता होगा, नहीं आता मैं थोड़ी ट्रिक दे देता हूं आपको हल्की सी। पहले तीनों एच लिख लो, फिर लास्ट में टेल आ जाएगा, फिर बीच में टेल आ जाएगा, और फिर सबसे पहले टेल आ जाएगा। फिर तीनों को टेल लिख देंगे, फिर लास्ट में हेड आ जाएगा, बीच में हेड आ जाएगा, और सबसे पहले हेड आ जाएगा। क्लियर है? इतना याद रख लो सैंपल पे। लेकिन ये कहानी थी 10 तक की। अब हमारे पास 4 आउटकम्स वाला भी आ गया है। तो यहां पर लिख देते हैं 4 5 6 भी। 12th में तो 6 बारी भी कॉइन टॉस होगा। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब यहां समझो, इसको समझ लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा। और ये ट्रिक है, अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। मैंने कई शॉर्ट्स भी बना रखे हैं इसके ऊपर। कितना आ गया? 16। अब 16 आउटकम तो तुम्हारे भाई यानी मुझको भी याद नहीं है भाई। तो इसको बनाने का एक तरीका है, इसको बनाने की एक ट्रिक है। मुझे पता है बहुत बच्चों को पता होगी, लेकिन कुछ वंचित बच्चे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक पेश कर रहा हूँ। आउटकम कितने हैं बेटा? 16। अब 16 का आधा कर दो, कितना हो गया? 8। तो यहाँ आराम आराम से 8 हेड लिख लो, 3 4 5 6 7 और 8। 8 हेड हो गए, और 8 ही टेल लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ 8 8 करके लिखा है, 8 हेड 8 टेल। 16 का आधा 8 हेड 8 टेल। अब 8 का आधा कर लो, कितना हो गया? 4। इसी के साथ ऐसे रिवर्स गियर में लिख सकते हो तो बेटर है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसे रिवर्स गियर में लिखते हैं। मतलब कैसे भी लिख सकते हो, 4 हेड और 4 टेल, 4 हेड और 4 ही टेल। तो हमने अब 4 करके लिखा। अब 4 का आधा कर लो, कितना हो गया? 2। समझ ही गए होगे अब तक तो ट्रिक। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल। अब 2 का आधा कर लो प्यारे बच्चों, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। बस अब ये आपको 16 आउटकम तैयार हो गए विदाउट यूजिंग एनी ब्रेन और लर्निंग। ये वाला काम भी यहां पर भी कर सकते हो। जैसे 8 का आधा कितना हो गया? 4। तो 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, तो भी यही मिल जाएगा आपको। लेकिन ये तो हमारे को याद ही है क्योंकि हम 2 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन ये या 5 आउटकम या अगर 6 बारी कॉइन टॉस करेगा तो फिर हमको इसको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने की औकात हमारी है नहीं। मतलब चलो फिर भी 4 वाला याद रख लोगे, 5 वाला 6 वाला 7 वाला ये कैसे याद करोगे? और 12th में क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ये बनाने की ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। वरना और तरीके भी हैं उसको करने के, लेकिन ये सैंपल स्पेस आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है? डन है? तो ये था हमारा कॉइन का केस। ये सारा का सारा भी जो मैंने आपको पढ़ाया, इट्स ऑल अबाउट कॉइन। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं किसके बारे में? डाइस के बारे में। वो सबको आता है, तो उसमें ज्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पर आता है बच्चों डाइस। व्हेन वन डाइस इज रोल्ड, व्हेन वन डाइस इज रोल्ड, डाइस तो रोल की जाती है ना, तो हमारे टोटल आउटकम क्या आ जाएगा बेटा? 6 की पावर n फॉर्मूला होता है। ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ये आता है, ठीक है ना? हमने पहली एक्सरसाइज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 5th क्वेश्चन पढ़ा था। एक कॉइन को 3 बारी टॉस किया तो टोटल आउटकम क्या था? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा था। देखो हम कभी कुछ नहीं भूलते हैं, ठीक है ना? तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से डेवलप हुआ है। आप याद कर लो डायरेक्ट,
जो समझ पाएगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाएगा फॉर्मूला तो है ही है, सबके लिए होता है वो तो। ये आ गया जी 6 आउटकम, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर रोल्ड, अब ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि इसके टोटल आउटकम क्या आने वाले, 6 का स्क्वायर यानी 36, और वो सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, सही है ना। फिर आगे यहाँ पर 2 1, ऐसे पूरा कर लेंगे यहाँ तक। 6 थे यार, इतना तो कर लेना प्लीज, ये सबको आता है। ओके, क्या 3 कॉइन का केस है? नहीं, 11th में नहीं है, 12th में है। हाँ है। क्या 216 आउटकम बनाने पड़ेंगे? अरे नहीं भाई, उसकी फिर ट्रिक है, वो ट्रिक इस साल सीखने की कोई जरूरत नहीं है। 216 को बनाने की कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन क्रैक करने की ट्रिक है। वहाँ क्वेश्चन ही अलग है। तो हम अगले साल अगर पहुंचते हैं तो अरे पहुंचोगे क्यों नहीं पहुंचोगे, तो आप जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास यही 2 केस हैं जो पहले से ही चलते आ रहे थे। फिर तीसरा जो केस है वो सबका फेवरेट केस होता है, वो होता है बेटा कार्ड्स का, ठीक है जी। कल ही मेरे को, बाय चांस की बात है, कल ही मेरे को किसी 12th वाला बच्चा क्लास के बाद रुक कर बोला कि सर मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि मैं उनका पूरा सिलेबस करा चुका हूँ, प्रैक्टिस कर रहा था सर, एक बारी वो कार्ड्स वाला गेम मेरे को एक बारी दोबारा समझा दो एक पेपर पे लिखकर। तो मतलब उससे रियलाइज हुआ कि आप कोई भी क्लास में हो, जरूरी नहीं है कि 9th में पढ़ा दे तो याद ही रहेगा, तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। अक्सर बच्चा भूल जाता है कार्ड्स का गेम। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा देयर आर 52 कार्ड्स, ठीक है जी। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, 2x पे देख लो नहीं तो समझ लो कितना है, 26 ब्लैक है बेटा, 52 पत्ते होते हैं, जोकर वोकर हटा दो, 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए ये सब बेसिक टूल आपको तैयार होने चाहिए। अब इन ब्लैक में आगे 2 पार्ट होते हैं, 13 होते हैं स्पेड्स। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जिसको पता हो तो प्लीज हिंदी में कमेंट करके बताना कि भैया स्पेड को हिंदी में क्या कहते हैं, और क्लब को हिंदी में चिड़ी हुकुम ऐसा करके कुछ होता तो है। हर्ट का मतलब तो दिल होता होगा, पता नहीं क्या कहते हैं। और 13 डायमंड, डायमंड को तो शायद मुझे याद आ रहा है ईंट कहते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं हिंदी में कमजोर हूँ, मैं इंग्लिश में भी कमजोर हूँ। मुझे अभी रिलाइज हो, मैं हिंदी में भी कमजोर हूँ, मैं इंग्लिश में भी कमजोर हूँ। तो मेरा जीवन कैसे मैं जी कैसे रहा हूँ। तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। शेप पे भी चलो, शेप तो कैसे ही बताओगे आप कमेंट में। शेप का तो हमें कुछ करना भी नहीं है। ईच 13 इंक्लूड्स, हर एक 13 के अंदर क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले आता है एस यानी इक्का, फिर 2 3, फिर काउंटिंग आ जाती है टिल 10, फिर आ जाता है बेटा जैक, फिर आ जाता है बेटा क्वीन, और फिर आ जाता है किंग। जैक को हिंदी में कहते हैं गुलाम, क्वीन को हिंदी में रानी नहीं कहते, बेगम कहते हैं, किंग को राजा नहीं बादशाह कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये 3 में फेस बना होता है, इसलिए इनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। और ये हर 3 जो है वो 4-4 पाए जा रहे हैं, क्योंकि एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा 12। ईच एंड एवरी कार्ड 4 होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। मान लो आप 5 ढूंढते हो तो 5 4 मिलेंगे आपको गड्डी में, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज है जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो ये था बेसिक। अब हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, हमारा इस साल का जो पहला टॉपिक है वो है इवेंट्स के बारे में। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैंने आपके सामने एक गड्डी को यूं ऐसे फ्लैप करके यूं रख दिया, मैंने कहा पिक अ कार्ड, ठीक है जी, पिक अ कार्ड। तो आपने एक कार्ड, मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ पिक 3 कार्ड्स, आपने 3 कार्ड, मैं आपको कह सकता हूँ पिक एज मेनी कार्ड्स यू वांट। तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब उन एक्सपेरिमेंट को थ्योरी में डाल दोगे तो वो ये कुछ प्रकार के आएंगे, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, उनके कुछ मतलब है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। तो जैसे जो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट, हाँ सॉरी इवेंट है, वो है नल इवेंट। वो कौन सा इवेंट है? नल इवेंट, जिसको हम वॉइड इवेंट भी कहते हैं या जीरो इवेंट भी कहते हैं। ऐसा इवेंट हैविंग नो आउटकम्स, हैविंग नो एलिमेंट इन इट, नो एलिमेंट इन इट। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूं मैं एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, मान लेते हैं रोलिंग ऑफ अ डाई।
अब नल इवेंट यहां पर एक एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ए एग्जाम्पल ले लिया, नंबर ग्रेटर देन 6, पॉसिबल ही नहीं है ना, ग्रेटर देन 6, तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 5 होती है, मतलब 0 होती है, 0 होती है। यानी देयरफॉर जो ए का रोस्टर फॉर्म आ जाएगा तो वो 5 हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं बोलूं कि मैंने एक डाई रोल किया और डाई में नंबर ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी वो क्या थी, 0 थी, तो ऐसे इवेंट को नल इवेंट से ज्यादा हम आपको जो शब्द देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या मिलेगा, जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट, वॉइड इवेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी, डन है। ये तो शुरुआत है बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। देखो सेकंड आता है हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जो कोई मेकअप नहीं करता। नहीं, सिंपल इवेंट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है। ऐसा इवेंट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन इट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन इट, सिर्फ एक एलिमेंट उसके अंदर पाया जाता है, एक एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बी ले लेते हैं, नंबर या यहां पूरा लिख देता हूं, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा जो कि इवन प्राइम नंबर ही होगा। क्लियर है बेटा, जो कि इवन प्राइम नंबर ही होगा। जैसे अब मैं बी की रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2, तो उसमें से निकालना है ना, एक ही प्राइम नंबर ऐसा दुनिया में से होता ही एक ही है 2, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट। क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। अब इसी का एक दोस्त होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ये जो भी इवेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपसे पूछे जाएंगे, अभी आपकी एक्सरसाइज में है ये। हैविंग मोर देन वन, हैविंग मोर देन वन, बट लेस देन ऑल, बट लेस देन ऑल, सारे भी हो सकते हैं लेकिन जो सब आ जाता है उसको हम श्योर इवेंट कहना शुरू कर देते हैं। बट लेस देन ऑल, इसने हवा ऐसे क्यों चला गया ये ऊपर, चलो लेस देन ऑल। तो मान लेते हैं एक बी इवेंट हमने लिया, बी तो हो चुका है ना, एक सी इवेंट ले लो, सी इवेंट ले लिया प्राइम नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर का, इवन नंबर का, तो जो सी की रोस्टर फॉर्म आ गई वो हो गई 2, 3 और 5, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और ये सब, तो 2, 3 और 5 आ गया। आया कि नहीं आया, तो इसमें दो एक से ज्यादा एलिमेंट है लेकिन टोटालिटी से कम है, ऐसे इवेंट को बोला जाता है बेटा कंपाउंड इवेंट। क्या बोला जाता है, कंपाउंड इवेंट। सही है जी। इसके बाद जो हमारा चौथा इवेंट है वो है हमारा हाँ जी, इसको चलो आपका नाम दे देते हैं श्योर इवेंट। क्या बोल देते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है जो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, जो बिल्कुल इक्वल्स टू सैंपल स्पेस आ जाए, यानी सारे के सारे एलिमेंट उसमें आ जाए। मान लो मैं एक डी करता हूं, हाँ जी, ऑल नंबर्स लेस देन 7, तो जो डी हमारा बन जाएगा वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में जो सारे आउटकम्स थे वो सारे के सारे आ गए बेटा, यानी वो तो सैंपल स्पेस के बराबर भी आ गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी भी होगी वो भी 1 होगी, यानी श्योर इवेंट होगी। श्योर इवेंट जो होगा ही होगा। सही है जी, ओके बेटा, डन है। तो ऐसे इवेंट जो श्योर होंगे उसको आप बोलते हो श्योर इवेंट। फिर अब जो नए इवेंट्स हैं जो कि थोड़े से मजेदार हैं, ये दो इवेंट जो आपका 12 तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहला इवेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये थोड़ा ढंग से देखना बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं, ऐसे दो इवेंट्स, टू इवेंट्स हैविंग नथिंग इन कॉमन, हैविंग नथिंग इन कॉमन। ठीक है जी, मतलब कह सकते हो इफ
ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है। मैंने आपको कहा था ना बेटा सेट लगेगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना। ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 है, देन ए एंड बी आर, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उनको क्या बोलोगे आप? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बताऊं, ए को ले लो बेटा प्राइम नंबर। ओह क्या लिख दिया मैंने, ये कौन सी भाषा थी ये? हाँ जी, ए को लिख दो प्राइम नंबर और बी को लिख दो कॉम्पोजिट नंबर। तो इनमें कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ए और बी क्या हो गए बेटा हमारे? कौन से इवेंट हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी ए और बी प्राइम है, कॉम्पोजिट है, तो कुछ कॉमन इनके बीच में नहीं आ रहा। इवन ऑड भी हो सकता है। एंड लास्ट इवेंट एक हमारा यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव। कौन सा इवेंट कहते हैं इसको हम? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब जो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है बेटा यहां पर, तो थोड़ा ढंग से देखेंगे। ऐसे इवेंट, टू इवेंट या टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू इवेंट्स having union इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, जिनकी यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए ले लेता हूं मैं इवन नंबर वाला, और बी ले लेता हूं, इक्वल्स टू है सबसेट नहीं है, और ये ले लेता हूं बेटा मैं ऑड नंबर वाला, तो ए यूनियन बी करके बेटा सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी समझ में आ गया और एग्जॉस्टिव। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन लगभग इसी के ऊपर बने हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आपको सेट्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, माइनस, यूनिवर्स, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जाकर लेक्चर देख लो। ठीक है जी। मेरे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रिपेयर मैंने किए हुए हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें स्पेस की कोई नीड नहीं है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आने हमारे यहाँ पर शुरू हो जाएंगे रिगार्डिंग इवेंट्स, तो उनको क्रैक कैसे करना है देखो। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट देखो, फिर इवेंट देखो, और फिर जो पूछा उसके बारे में बात कर लो। अ डाई इज रोल्ड, तो एक्सपेरिमेंट हो गया। तो सैंपल स्पेस क्या बन गया बेटा हमारा? 1 2 3 4 5 6। डाई फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है। ई बी द इवेंट शोज फोर्स, तो ई क्या है बेटा जो शो करेगा? 4, तो ई आ गया 4। ट्राई करो कि रोस्टर फॉर्म लिखते रहो। ठीक है ना। एफ बी द इवेंट शोज इवन नंबर, तो एफ आ जाएगा बेटा 2 4 और 6 आ गया। कह रहे क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो आप 1 मिनट पीछे जाकर एक बार रिवाइज कर लो, सारे इवेंट्स को याद कर लो, फिर क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखो, क्या ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, कितना आया? 4 आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो नो। अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 आएगा तभी तो वो क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नो, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। थोड़ा सा हिल गया नहीं? चलो, तो ए इवेंट को बताना है नंबर लेस देन 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो भैया ये तो श्योर इवेंट आ गया। बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 तो कोई भी नहीं होता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट आ गया। फिर हम सी की बात करें बच्चों, अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यू विल गेट 3 एंड 6, ये आ गया कंपाउंड इवेंट। और डी आ गया, डी क्या कह रहा है? नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 में 1 2 3 आ गया, तो ये भी कंपाउंड ही है। एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो यहां पर आ गया बेटा 6, ये हो गया सिंपल इवेंट। ये क्या हो गया बेटा? सिंपल इवेंट। मतलब नाम नहीं लिखने, यू हैव टू डिस्क्राइब। ओके, लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, कोई इच्छा नहीं है। ठीक है ना, आपकी इच्छा है वो तो। ये अच्छा, ओके। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द आउटकम। तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेना मेरी जान। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत लगेगी। देखो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एक आधी आएगा। 1 2 1 3 बेटा आप तो बहुत आसान हो गया बाबू, अब तो बहुत आसान हो गया। पहले क्या होता था? पहले पूरी एक्सरसाइज होती सैंपल स्पेस लिखने की।
हाँ वो अब डिलीट कर दिया है क्योंकि उसका ऐसा जितना ज़्यादा कोई काम था भी नहीं, मतलब टू बी फ्रैंक कोई था भी नहीं, मतलब कॉमन सेंस बेस्ड थी। मैं उसमें हमारा टीचर्स का तो कोई योगदान होता नहीं था। लेकिन क्वेश्चन कैसे होते हैं सुनो, आसान होता था। कहते हैं कि एक से डाई रोल कर दिए एक हाथ से और एक ढाई से कॉइन टॉस कर दिया, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो भैया हेड के साथ वन आ सकता है H1 H2 H3 H4 H5 H6, टेल के साथ बना सकता है टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। एक बैग है जिसके अंदर इतनी रेड है इतनी ब्लू है, अगर ब्लू बॉल आएगी तो वो एक कॉइन टॉस करेगी, रेड बॉल आएगी तो वो दो कॉइन टॉस करेगी तो उसका सैम्पल स्पेस लिखो। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते थे। एक कॉइन टॉस किया, अगर हेड आया तो डाई रोल करेंगे, और डाई पे अगर इवन आया तो एक बारी डाई दोबारा रोल करेंगे। तो मतलब इस प्रकार के इवेंट होते थे, तो उसका कोई प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं था। तो ये सैम्पल स्पेस बनाना तो भैया ये जरूरी है, इट्स मार्क्स। ये तो आसान है ना, मेहनत ही बची है, ब्रेन तो बचा ही नहीं यहाँ पर अब। तो ये बना लेना यार प्लीज, ठीक है ना। अब इतना बुजुर्ग आदमी ये काम करेगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। खैर बुजुर्ग नहीं हूँ, मेरी हालत अभी, तबीयत तो वैसे बुजुर्गों वाली है, लेकिन अंदर से मैं बहुत जवान हूँ। हाँ जी। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ए इज सम ग्रेटर देन 9, तो ए को डिस्क्राइब कर दो भैया। सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 8 है, सॉरी। हाँ, तो 8 से बड़ा सम। पहले वाली रो में तो कोई भी नहीं आ रहा, दूसरे वाली रो में भी कोई नहीं आ रहा, तीसरे वाली रो में 3 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 6 हो गया, फिर 4 5 हो गया और 4 6 हो गया। समझ गए? ऐसे ही 5 4 हो गया, 5 5 हो गया और 5 6 हो गया। उसके बाद 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 5 हो गया और 6 6 हो गया। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया। ओके, इवेंट तैयार हो गया। अब बी ले लो। बी क्या कह रहा है? टू अकर ऑन द ईदर डाई। टू अकर यानी 1 2 हो गया, कहीं भी आ जाए टू, तो टू की तो पूरी लाइन आ जाएगी। 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, और फिर 3 2 4 2 5 2 और 6 2। कहीं पर भी 2 आ जाए, बट 2 2 दिखना चाहिए। हाँ जी, सी वाला अच्छा है, सी वाला मैं यहाँ करा रहा हूँ, सी वाला अच्छा है। कह रहे हैं 7, सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 तो सम होना चाहिए, यानी 7 8 9 10 11 12, 12 से ऊपर तो होता नहीं। एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि सम क्या होना चाहिए? 9 और 12। भाई 7 से बड़ा और मल्टीपल ऑफ 3 तो 9 और 12 ही है। तो सम 9 कैसे आएगा? देखो, पहली रो में नहीं आएगा, दूसरी में नहीं आएगा, ये आएगा। 3 6 हो गया, फिर 4 5 हो गया, फिर 5 4 हो गया, फिर 6 3 हो गया और 6 6 हो गया। क्लियर है? इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है जी, डन है। तो आपको बस यही बताना था। 3 coins are tossed, let A denote the event 3 head shows। तो A क्या है? 3 head shows। तो पहले तो सैंपल स्पेस बना लो, वो बना लोगे हेड हेड हेड। बेटा प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कहूंगा, हर चीज धरती पर अब प्रेजेंटेशन से देखी जाती है, तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया TTH THT और आपका HTT। तो यहाँ पर मार्क्स प्रेजेंटेशन के भी रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड क्वेश्चन की डिमांड भी रहती है कि एक्सपेरिमेंट से ही तो इवेंट बनेंगे ना, तो पहले एक्सपेरिमेंट तो लिखो। क्या टीचर कहते हैं डायरेक्ट लिख दो, लिख सकते हो, लेकिन यार फिर मैं कहूंगा मेरा मन नहीं मानता। ए डिनोट्स द इवेंट 3 हेड शो, तो 3 हेड शो में आ गया HHH आ गया जी। ठीक है जी। फिर बी देख लेते हैं। बी डिनोट 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होनी चाहिए, ये आ गया जी। सही है जी। और सी डिनोट 3 टेल शोज, तो सी कहता है जी 3 टेल होने चाहिए, TTT हो गया। और डी क्या कहता है जी? अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन, हेड फर्स्ट पर आना चाहिए, तो HHH हो गया, HHT हो गया, HTH हो गया और HTT हो गया। सबसे पहले H आ रहा है, ये 4 आउटकम हो गए। अब आपको बताना है इसमें से सिंपल, पहले बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग कलर से आपको बताना है इसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के पेयर कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले A और B है, AB लिख देता हूं। फिर A और C है, AC लिख देता हूं। इनमें तो नहीं है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है, तो BD लिख देता हूं। क्या इनमें कुछ कॉमन है? हाँ जी कॉमन है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है जी, CD लिख देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर आता है जी सिंपल इवेंट्स। सेकंड आया हमारा सिंपल। तो सिंपल में तो 2 ही दिख रहे हैं मेरे को बेटा, एक दिख रहा है A और दिख रहा है C। फिर कह रहे हैं जी कंपाउंड इवेंट,
फिर कह रहे हैं जी कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड में मुझे दो दिख गए, बी और डी। और कुछ पूछा है? बस। तो यानी सिंपल कंपाउंड, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, बनेगा। अब जो आएगा वो देख लेना, होमवर्क होमवर्क कर लेना। ठीक है जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मैंने आते ही आपको बता दिया था। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करेंगे, मतलब आपकी पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज आपकी होमवर्क हो गई है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है जी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। तो ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की दे रखी है और 7 की दे रखी है। याद है अभी पहली स्लाइड में मैंने बताया था, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लू बॉल, इन सब का सम क्या आना चाहिए? 1। और उसी स्लाइड में मैंने बताया था कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बातें वैलिड हो जाएंगी तो ये वैलिड असाइनमेंट है। जैसे सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, क्या इनका सम जो है वो 1 है? चेक कर लो। यस, इन सब का सम 1 आ रहा है, मैंने चेक किया हुआ है। तो यस, ये एक वैलिड असाइनमेंट है। यहां पर देखो, क्या ये वैलिड असाइनमेंट है? यस, इनका भी सम 1 से 1 ही आ रहा है। लेकिन इधर देखोगे इन दोनों का ही सम 1 से बड़ा हो गया, तो ये नो। यहां देखोगे एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ गई, तो ये भी क्या है? नो। यहां देखोगे ये खुद अकेला 1 से बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? नो। ठीक है ना, बस इतना ही से आपको हाँ या ना में जवाब बताना है। क्लियर है जी? आगे बढ़ रहे हैं जी अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, देखो ये बचपन वाला क्वेश्चन है, एट लीस्ट, एट मोस्ट बचपन में आता था, 9th में, 10th में आता था। तो यहां पर क्या है कि अगर बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूं। जब भी फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला यहां पर लिख देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर इवेंट भी लिखना है, सीधा आंसर मत भागा करो। एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल मतलब 1, 2, 3, तो आंसर आ गया 3/4। कुछ नया नहीं है। क्या सर हम 11th पढ़ रहे हैं? हाँ यार, ये 11th के कंटेंट है, मतलब 10th से भी गया गुजरा 11th का कंटेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो 10th से भी गए गुजरे हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 52। तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने आएंगे? 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, एक ही ऐसा पत्ता होता है जो कि एस ऑफ स्पेड होता है, तो पूरा प्रेजेंटेशन के साथ 1/52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस कितने होते हैं बेटा? 4/52। लोवेस्ट टर्म में करना ना भूले। ब्लैक कार्ड 26/52, आंसर इज 1/2। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन तो 10th की किताब में भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क ऑन अदर फेस। एक कॉइन है जिसमें एक साइड 1 लिखा हुआ है और एक साइड पे 6 लिखा हुआ है। और उसके साथ एक दूसरी फेयर डाई को आपने टॉस किया है। तो देखो, मैं इन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकता है। फिर 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, फिर 3 भी आ सकता है। समझ में आ गया होगा? जो पहले वाला सिक्का है वो सिक्का है जिसके एक साइड पर 1 है और एक साइड पर 6 है, ठीक है ना। और दूसरे वाला जो पीछे चल रहा है वो एक डाई है, 1 1 2 3 4 5 6। तो 1 कॉइन पर आ रहा है और 1 2 3 4 5 6 डाई पर आ रहा है। 6 कॉइन पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है आपका डाई पर। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि सम जो होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम इज 3, सम 3 आएगा। 3 आने का सम एक ही है बेटा, तो 1/12। फिर सम क्या आएगा? 12 आएगा। सम आएगा 12, तो वो भी एक ही है बेटा, 1/12। सही है? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है। आगे देखो, फिर कह रहा है देयर आर 4 men and 6 women ऑन अ सिटी काउंसिल। इफ द काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ कमेटी, हाउ मेनी लाइकली दैट कि वो एक वुमेन होगी। तो भैया देखो, हमारा टोटल आउटकम कितना हो गया?
4 मेन है और 6 वुमेन है तो 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला लिख देंगे प्यारे बच्चों। फिर निकालना है अ वुमेन कितना है, कितनी वुमेन है, 6 अपॉन में 10। तो मतलब मजाक ही आ गया, इतना आसान क्वेश्चन आपका आएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे? आंसर इज यस। क्यों नहीं आ सकता भाई? अगर एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में आने में क्या शर्म है, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अभी देखो थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ इस क्वेश्चन का। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बारी। तो बेटा वो सैंपल स्पेस लिख लेंगे, वो ट्रिक वाला अभी बताया था मैंने आपको। एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, 1 रुपए जीतेगा अगर हेड आएगा, और टेल आएगा तो 1.5 रुपए हार जाएगा। ओके जी। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स। तो सैंपल स्पेस से बताओ कि कितने डिफरेंट अमाउंट्स वो जीत पाएगा। डिफरेंट अमाउंट सैंपल स्पेस से बताना है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि पहला केस लेकर चलता हूं कि चारों के चारों हेड आ जाते हैं, तो वो 4 रुपए घर लेके जाएगा, ₹4। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 हेड आए होंगे और 1 टेल आया होगा, तो 3 रुपए जीता होगा, 1.5 रुपए दिए होंगे, लेकिन फिर भी घर कितने लेके जाएगा बेटा? 1.5 रुपए तो लेके जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड आए हो 2 टेल आए हो, कभी भी 2 हेड आए हो और 2 टेल आए हो, तो 2 रुपए जीता और 3 रुपए हार गया, तो -1 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 हेड आया हो 3 टेल आया हो, 1 रुपए जीता, 4.5 रुपए हारा, तो फिर भी 3.5 रुपए तो वो हारा ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों पे टेल आ जाए तो -6 रुपए हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 रुपए जीतने की संभावना कितनी है, तो ऐसा एक ही आउटकम होगा, 1/16। 1.5 रुपए जीतने की संभावना क्या है? 1.5 रुपए। तो ये था 3 हेड 1 टेल, तो आपको ढूंढना पड़ेगा सैंपल स्पेस में 3 ऐसे आउटकम आएंगे। एच 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 टी एच एच टी एच एच टी एच एच टी एच एच एच, ठीक है। तो आप सैंपल स्पेस में ढूंढ लेना। इससे आगे 1 रुपए हारने की, 2 हेड 2 टेल, तो ढूंढोगे तो आपको शायद मेरे हिसाब से 5 या ये 3 ही थे, 4 थे ना। एच 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 टी एच एच टी एच एच टी एच एच, हाँ तो 3 ये होंगे हमारे, 4 होंगे ना। ऐसे यहां पे ढूंढोगे तो शायद आपको 6 मिलेंगे, वो आप ढूंढ लेना, सैंपल स्पेस बनाना आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन निकला। फिर थोड़ी सेट आ जाएगी। पी ए पता है, पी बी पता है, और बी यानी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा। फॉर्मूला होता है पी ए, ये हमने सेट्स चैप्टर में भी हल्का हल्का पढ़ा था, और पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अब इसमें लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इसी टॉपिक को लेकर। यहां पर क्या क्या रखा है कि पी ए यूनियन बी आपको निकालना है, और मतलब यूनियन। इसकी वैल्यू है 3/5, इसकी वैल्यू है 1/5, और ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा 0, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तुम्हारा आंसर क्या आ गया बेटा? सीधा 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी की 4/5 आ गई। ठीक है, डन है, 4/5। और देखो ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई पता है, पीएफ पता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो और निकालो, तो पीई यूनियन एफ आपको निकालना है। फॉर्मूला अभी बताया था, पीई प्लस पीएफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ हो गया बेटा। पीई कितना है? 1/4। पीएफ कितना है? 1/2। ये कितना है? 1/8। एलसीएम ले लो बेटा, 8 2 4 -1, तो 5/8 इज द आंसर। फिर सेकंड बात कह रहे हैं, नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई एंड नॉट एफ तो कुछ नहीं है, नॉट ई एंड नॉट एफ। तो इसको क्या करते हैं? 1 - ई यूनियन एफ कर दो। तो 1 - 5/8 करोगे तो आंसर आ गया बेटा 3/8। टोटली सेट्स लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया ना, डी मॉर्गन्स लॉ हल्का फुल्का याद हो, वरना ये फॉर्मूला याद कर लो। तो सेट्स यहां पर अब थोड़ा बहुत स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है
कि ये होमवर्क में है आपका, ये होमवर्क में है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको पढ़ा चुका हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सेट से ओरिएंटेड है, पी ए पता है, पी बी पता है और ए इंटरसेक्शन बी पता है। तो सबसे पहले तो आप, और पहले आपसे पूछा हुआ है नॉट ए। अब नॉट ए का मतलब क्या होता है, नॉट ए तो 1 माइनस ए, अभी तो बताया था बेटा मैंने आपको। नॉट ए का सॉरी, नॉट ए का मतलब क्या होता है, होने की और ना होने का संबंध होता है। होने की पता आपको कितनी 0.42, ना होने का पता चल जाएगा, सिंपल सा है 0.58। फिर कह रहे जी नॉट बी, यहां पर आ गया जी नॉट बी, नॉट बी आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 0.48 यानी 0.52 आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी का मतलब क्या हो गया, फिर वही पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 और 2 दोनों में मिल जाएंगे, 1 मार्कर 2 मार्कर। फिर यहां पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, इसी फॉर्मूले से ओरिएंटेड है, सेट्स लगेगा। क्लास 11th में 40% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स पढ़ते हैं, 30% बायो पढ़ते हैं, 10% ऐसे भी हैं जो बायो और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है जी। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यूनियन निकालना है। ठीक है ना। तो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं बेटा, 0.40, ठीक है ना। बायो पढ़ने वाले कितने हैं बेटा, 0.30, और मैथ्स इंटरसेक्शन बायो कितने हैं बेटा, एंड मैथ्स इंटरसेक्शन बायो कितने हैं बेटा, 10%। तो यहां पर आ गया जी हमारा 0.10। आपको निकालना है मैथ्स यूनियन बायो, तो फॉर्मूला बता दिया था अभी आपको, सिंपल है। बता वही चीज आपने अब वर्ड्स की फॉर्म में दे दी है। कितना आया, 0.60, यानी 60% ऐसे होंगे जो मैथ्स और बायोलॉजी के होंगे। ओके, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज दिस। तो फर्स्ट एग्जाम को पास करने की संभावना है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एग्जाम इज 0.07। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट 1 यानी फर्स्ट यूनियन और सेकेंड 0.95। आपको निकालना है बोथ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन सेकेंड, ये निकालना है। फिर वही फॉर्मूला बेटा घिसा बेटा, 1 यूनियन सेकेंड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2। तो ये निकालना है। इस बारी 0.95 दिया हुआ है, ये है 0.8, ये है 0.7 माइनस फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड है। सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आप, मतलब ये तो आप होमवर्क कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ठीक है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने और भी छोड़े हैं भाई, वो भी आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। पढ़ा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ, बोथ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पता ही है आपको, ऑफ पासिंग नीदर। अब देखो नाइदर दे रखा है 0.1 तो पहले आप हिंदी यूनियन इंग्लिश, ऐसी है ना, हिंदी यानी इंग्लिश यूनियन हिंदी निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस 0.1, वो नाइदर है ना, आइदर निकालना है। तो ये आ गया 0.90। ओके, यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, सिर्फ इंग्लिश पता है, तो हिंदी आ जाएगा। सेम फॉर्मूला, 4 में से 3 चीजें गायब होंगी जनाब, एक आप निकाल लोगे। ओके, 4 में से 3 चीजें दी हुई होंगी, एक आप निकाल लोगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक आपको और बताऊंगा। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन है, अनिल और आशिमा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरूर करना। मतलब आउट ऑफ 100 पेपर्स 85 पेपर में वो आता है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल, खास करके थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस के एग्जाम्पल बहुत प्यारे हैं। अनिल आशिमा वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, ABCD वाला, ABCDE वाला क्वेश्चन जो रेस हो रही है वो मत छोड़ना, ABC वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाला वो भी मत छोड़ना। ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको, ठीक है ना। और अनिल आशिमा वाला ऐसा ही है लगभग।
अच्छा, वो जो रेस वाले क्वेश्चन है वो अभी नहीं होंगे, मतलब पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं आया है, तो अभी तो सेट्स वाला इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर अभी एक टॉपिक ऐसा शुरू होगा जहां पर आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना, उसके बाद करना वाला, ये वाला आप देख लो। कह रहे हैं इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो इंडिविजुअल दे रखा है, आपको निकालना है और। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी वो आया 30 अपॉन में 60, छोटा भी कर सकते हो। एनएसएस, एनएसएस की क्या हो गई 32 अपॉन में 60, एंड एनसीसी यूनियन निकालना है आपको, बोथ के बारे में बोल रखा है, वो कितना है बेटा आपका खाली 24। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस, तो ये आया 30/60, 32/60। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, वो तो लिखने की नीड नहीं है। तो ये कितना आया बेटा 38/60 हो गया। पहला पार्ट नॉर्मल है, मजा आता है सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ने में और पढ़ाने में, और ये पेपर में भी बहुत आता है। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। तो नीदर दिया हो तो आइदर निकाल लेंगे, नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस और, नाइदर के लिए और माइनस कर देंगे। अभी ऐसे क्या था ना पिछले क्वेश्चन में, 0.1 दिया हुआ था तो हमने आइदर निकाला था माइनस करके, भाई दोनों के होने का सम 1 होगा ना। ये कितना दिया हुआ है आपको 38/60, तो आंसर आ गया आपका बेटा 22/60, छोटा कर लेंगे। फिर लास्ट में आता है स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी बट नॉट एनएसएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसएस के लिए करता है बट एनसीसी के लिए नहीं करता, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, या उल्टा भी आ सकता है एनसीसी बट नॉट एनएसएस। तो ऐसे निकालना हो अगर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो मैं आपको बहुत बढ़िया फॉर्मूला देता हूं, सेट्स में पढ़ा था, वो है एनएसएस में से एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी माइनस कर दो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओनली एनएसएस, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओनली, देखो बेटा इसमें थोड़ा सेट्स इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे भी बच्चे, जब मैं सेट्स पढ़ा रहा तो मैंने ऐसे बताया था कि मैंने क्लासरूम के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाय पीते हैं। तो मान लेते हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। फिर मैंने पूछा कितने बच्चे कॉफी पीते हैं, तो वहां पर भी कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने बोला कितने बच्चे दोनों पीते हैं, ठीक है ना। तो अब दोनों में भी, मतलब जब मैंने चाय बोला तो 24 बच्चों का हाथ खड़ा था, जब मैंने वो बोला तो 32 बच्चों का हाथ खड़ा था। तो 24 और 32, 24 और 32 बन गए 56, बच्चे तो 50 थे, यानी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉमन है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम भी क्या कर रहे हैं, एनएसएस, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो एनसीसी भी लिया होगा और एनएसएस भी लिया होगा। हमें बताना है जो सिर्फ एनएसएस लेते हैं, सिर्फ एनएसएस। तो एनएसएस वाले में से कॉमन वाला हटा दो, जो ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो कॉमन वाले अपना हाथ नीचे कर लेंगे ना, तो कॉमन वालों को नीचे कर दिया। एनएसएस कितना था बेटा हमारा 32, और और इनकी इंटरसेक्शन कितनी थी बेटा हमारी 24, तो आंसर आ गया 8/60। सिंपल सा फंडा है, सही है ना बेटा, डन। हाँ जी, क्लियर है। और उल्टा भी आ सकता था, एनसीसी माइनस एनएसएस भी हो सकता था, तो एनसीसी में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एनएसएस, ऐसे भी लिखा आ सकता है, एक ही बात है। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा है। अनिल आशिमा वाला एग्जाम्पल जरूर करेंगे, अनिल आशिमा वाला एग्जाम्पल, 2 वक्त की रोटी भूल जाना इस क्वेश्चन को मत भूलना, ठीक है जी। चलो जी, अगला सवाल। अब यहां से बेटा एक गेम स्टार्ट होती है अब 2 मिनट का प्रवचन आपको तो सुनना ही पड़ेगा, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। सेट्स हो गया, बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गई, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। पहली 2 एक्सरसाइज आप आराम से प्यार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मजा आएगा ना, वो एक बहुत बढ़िया मजेदार चीज आ गई। अब यह है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा। तो हम पीएनसी, यानी हम इस चैप्टर में पीएनसी कैसे और क्यों इन्वॉल्व करते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं।
जब आप एक बैग में से एक बॉल विड्रॉ करते हो, आई रिपीट, एक बॉल विड्रॉ करते हो, तब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी काम नहीं आता। तब हमेशा देखो, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को। मान लो दो ब्लैक हैं, 3 रेड हैं और 5 ब्लू है, तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। याद है जब स्टार्टिंग पढ़ा तो अ में अटका, मैंने कहा देखो मजा आएगा इस चैप्टर में। तो यहां पर अ वाला गेम तो बचपन वाला गेम है। अ रेड बॉल बोले तो 3/10। देखिए मैं बोलूं बेटा कि अब आपको 2 रेड बॉल्स निकालनी है, तो जब भी हम एक चीज एक से ज्यादा करते हैं तब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। अब यहां पर आप ऐसे मत कह देना कि भैया 2 रेड बॉल्स निकालने हैं तो सर 3 है, 2 तो आ ही जाएंगी। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि रेड के साथ रेड ही आएगी, रेड के 2 बॉल निकाल रहे हो ना आप। अब इसमें भी गेम बनता है सर, विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। हम 2 बॉल्स कैसे निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, नोट करके अंदर रख के फिर दोबारा दूसरी निकाल रहे हैं, दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। तो ऐसे जब भी, मैं तो सिंपल सा फंडा बताता हूं, देखो याद करने के लिए, अगर आपको एक बात समझनी है या क्वेश्चन को बाइफरकेट करने के लिए कि कब परम्यूटेशन लगेगा और कब नहीं लगेगा, तो भैया जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट से एक इवेंट एक बार ही कर रहे हो, एक बॉल एक कार्ड, समझ रहे हो, एक बॉल एक कार्ड एक पर्सन एक नंबर, तो उस केस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। जैसे बचपन से करते आ रहे हो वैसे ही करना है। लेकिन जहां पर 2 कार्ड्स 2 बॉल्स 2 नंबर, ऐसा कुछ आ जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, ऐसा कुछ आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो आपको परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अब कब परम्यूटेशन लगेगा ये आप जानते हो, जब अरेंजमेंट भी करनी होगी। हमने पीएनसी चैप्टर में पढ़ लिया था, जब आपको अरेंजमेंट भी करनी होगी तब आप क्या लगाओगे, परम्यूटेशन। जब सिर्फ चुनना है, बॉल चुननी है, कुछ अरेंज थोड़ा ना करना है, बॉल सिर्फ चुननी है तो क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चुननी है तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, अब समझो, अब इस क्वेश्चन को समझो। अब ये वाला क्लास में मैंने किया था अपने ऑफलाइन में, बड़ा मजा आया था हमको। अब देखते हैं यहाँ पर कितनों का होगा, लेकिन यहाँ पर तो बायसनेस हो जाती है ना, मतलब बच्चा कैमरे के पीछे बैठा है, पैसा ऐसी चीज है। मैंने वहां पर एक बात बोली थी ऑफलाइन में कि ऑफलाइन और पेड बैच इकट्ठा होता है हमारा, आपको पता ही है। तो वहां पर क्या है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। तो मैंने बच्चों को कहा बेटा 1 से लेकर 20 तक रैंडमली कोई भी कॉमा डाल डालकर 6 नंबर लिख दो। लिख दिए, क्या लिख दो बेटा, 6 नंबर आप यहां पर लिख दो। क्लियर है। तो 1 से लेकर 20 तक आप कोई भी नंबर चुन लो, 1 to 20 कोई भी नंबर चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विद द नंबर 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी। तो मैंने बच्चों को कहा था कि मैं यहां पर क्या हूं, एक लॉटरी कमेटी हूं। तो मैंने अपने मन के अंदर ना एक नंबर सोच लिया था, ठीक है ना, मैंने अभी भी सोच लिया है, वो 6 नंबर मैंने सोच लिए हैं। अब आप 1 से लेकर 20 तक कोई भी 6 नंबर सोच लो। अगर आपके 6 नंबर और मेरे 6 नंबर मैच कर जाते हैं तो मैंने वहां पर 1000 रुपए का इनाम रखा था, ऑफलाइन में रखा था। यहां पर तो भैया सब झूठ चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर तुम आगे बोलोगे हाँ जी मैंने भी यही सोचा था, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है ना। फिर मुझे लॉटरी खेलने पड़ेगी अमीर बनने के लिए दोबारा से। नहीं, अभी मैं अमीर नहीं हूं, ठीक है। तो चलो एज अ फन गेम खेलो ना, जरूरी पैसा इन्वॉल्व करना है यार, तुम भी यार कितने गलीच लोग हो। तो यहाँ पर 1000 रुपए मैंने तुमको मान लो ऑफर किया, फ्रेंडली 1000 रुपए, मतलब वो चिल्ड्रन बैंक वाले नोट्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 6 नंबर और मेरे 6 नंबर, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, कहीं सोच लिया होगा, ठीक है ना। तो मेरे जो वो 6 नंबर थे ना, वो ये थे 1 2 3 4 5 और 7। अगर ये 6 नंबर तुम्हारे और मेरे मैच कर जाएंगे तो बात बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। और ऑफलाइन में किसी का भी मेरे से मैच नहीं करा था, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक बच्चा कहता है, मान लेते हैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लेते हैं तुम में से कोई एक बच्चा कहता है कि सर मैंने 2 3 5 7 1 और 4 लिखा था, तो क्या मुझे लॉटरी मिल जाएगी, क्या मैं जीत जाऊंगा? आंसर इज यस।
यहां पर ये नहीं लिखा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जो 6 नंबर आपने सोचे वही लॉटरी कॉम्बिनेशन सोचे तो आप जीत जाओगे। तो बेटा मैं यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि पहली बात तो आपने 20 में से एक नंबर नहीं चुनना, मल्टीपल नंबर चुनने हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, परम्यूटेशन नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि ये और ये एक ही मान रहे हैं इस क्वेश्चन में। हां, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि भाई, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि भाई आप वाले नंबर और मेरे वाले नंबर का ऑर्डर भी मैच करना चाहिए, ऑर्डर भी मैच करना चाहिए, तो ऑब्वियस बात हम परम्यूटेशन लगाते। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको 1000 रुपये मिले नहीं मिले कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, झूठ ना बोलिएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 1 to 20 इफ दी 6 नंबर मैच विद दिस, तो टोटल आउटकम, ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भैया? तो परम्यूटेशन 20C6, 20C6 कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन नहीं कॉम्बिनेशन। और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा बेटा? फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा बेटा? एक ही होगा। जो 6 नंबर आपने चुने हैं वही 6 नंबर अगर मैंने चुने हैं, जो 6 नंबर आपने चुने हैं वही 6 नंबर अगर मैंने चुने हैं, तो लॉटरी हो जाएगी अपनी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी इज ओनली 1/20C6। मान लेते हैं, वो कहते हैं कि भैया ऑर्डर मैटर करता है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं समझा रहा, बेकार क्वेश्चन है, 1 मार्क में नहीं पूछता इसको कोई, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। कह रहे हैं जी, अगर मैं कह रहा हूं कि परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कब लगेगा? जब बोलेंगे भैया ऑर्डर मैटर करेगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो आपने भी 1 2 3, 2 1 3 नहीं, फिर 1 2 3 है। अगर ऐसा है तो आप लगाओगे 20P6, और फेवरेबल तब भी 1 ही होगा, तो आंसर 1/20P6। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो। यहां पर एक मैंने बात बताई बच्चों को, अब ये तुम बात कोई बिलीव नहीं करेगा मेरी बात को, मैं कभी फुर्सत मिली। अच्छा, पेड बैच वाले बच्चे, पेड बैच वाले बच्चे नीचे हाजिरी लगा देंगे, मैंने किया था कि नहीं किया था। मैंने बच्चों को कहा कि तुम्हारा अभी, आपको देखा होगा कि बीच में एक कट लगा था वीडियो के अंदर ना, 1 सेकंड का, वो इसलिए था क्योंकि मेरी वाइफ मेरा क्रेडिट कार्ड मांग रही थी। तो इसी बात से मेरे को याद आई कि मैंने वहां पर भी एक क्रेडिट कार्ड वाली गेम खेली थी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके जो क्रेडिट कार्ड का यूजुअली पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, या हमारे जो फोन का नमलॉक होता है जनरली वो 4 पिन का होता है। हमारी साइकिल का जो ताले का पिन होता है वो भी 4 डिजिट का होता है। हमारा जो वो ट्रॉली वाला बैग होता है उसमें भी जो 4 पिन का कोड लगता है। मेरे बच्चों की जो पिगी बैंक है जिसमें बटन दबा के करके जो गेट खुलता है ना भाई, अमेजिंग लगता है, तिजोरी खोलते हैं, तो वहां पर जो पिन लगता है वो भी 4 डिजिट का होता है। मेरे डेबिट कार्ड का पिन भी 4 डिजिट का ही है। तो धरती पर ऐसे कितने 4 डिजिट पिन बन सकते हैं? सोच आके बताता हूं। देखो, 2 केस हैं। अगर देखो प्रैक्टिकली बात करोगे तो इस पेज को भरने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 10। इसको भरने के भी 10, इसको भरने के भी 10, इसको भरने के भी 10। ठीक है ना? होता है ना, कईयों का कोड होता होगा जैसे 3199, ये भी तो एक कोड है। तो रिपीटिशन अलाउड है। अगर बोले रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है तो और कम हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में 4 डिजिट कोड्स कितने हैं? खाली 10,000। बहुत ही कम नंबर है भाई, ये बहुत ही कम नंबर है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस दुनिया में 4 डिजिट कोड कितने हैं? मात्र 10,000। ठीक है, तो मैंने एक बच्चे का फोन लिया, मानोगे नहीं आप मैंने एक बच्चे का फोन लिया और उसका एक कोड लिख दिया। मैंने कहा आपका फोन मैं खोल दूंगा। मुझे अब याद नहीं मैंने क्या लिखा था। मैंने फॉर एग्जांपल उसका कोड दिया 9139। उस लड़की के होश उड़ गए कि मैं इतना क्लोज कैसे आ गया, क्योंकि 9138 कोड था उसका। इट्स वेरी इजी, मतलब वेरी इजी तो नहीं बोलूंगा, 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस पूरी दुनिया में जनता को देखते हुए 10,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है। इसलिए आजकल जो नए क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं उसमें 6 डिजिट का पिन भी आ गया है। मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक में 4 डिजिट का पिन लगता है और एक में 6 डिजिट का पिन लगता है। समझ में आ रही है बात? तो यानी अब जब ऑब्वियसली बात है ना, 10,000 कोड तो बहुत ही कम नंबर है, तो
10,000 से ज्यादा बनाने ही पड़ेंगे मेरे हिसाब से, तो 7-8 नंबर का कोड होना चाहिए, तब जाकर वो और सिक्योर हो जाएगा और वहां परम्यूटेशन भी लगेगा। अगर मेरे बच्चों के पिगी बैंक का जो नंबर है वो 1299 है और मैं 9129 कर रहा हूं, तो भैया वो खुलेगा ही नहीं कभी भी। 1234 है, मैं 3142 कर रहा हूं, तो नहीं खुलेगा वो कभी भी। परम्यूटेशन, यहां लग रहा है कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट मैटर करेगी तो परम्यूटेशन, नहीं करेगी तो कॉम्बिनेशन। ओके, और एक से ज्यादा चीज विड्रॉ करोगे, एक से ज्यादा चीज विड्रॉ करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? परम्यूटेशन कॉम। एक चीज विड्रॉ करोगे तो कोई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इस क्वेश्चन से? प्रैक्टिस कराता हूं, आ जाओ। प्रैक्टिस बहुत प्यारी है, 5-7 क्वेश्चन इसके करते हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू हैं, 30 ग्रीन है, 5 मार्बल निकालने। अब देखो कितने निकालने? 5 मार्बल निकालने हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू? ऑल विल बी ब्लू, सारे के सारे ब्लू होने चाहिए। तो ब्लू कितने थे? 20 C5। अब देखो अरेंज थोड़ा करने हैं, चुनने ही तो हैं। और टोटल कितने थे बेटा? 60 C5। टोटल 60 मार्बल थे ना, 60 C5। गॉट इट? क्लियर है? इसको याद रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल बी ब्लू हो गया ना, एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, 1 विल बी ग्रीन। कम से कम एक ग्रीन होगा। अब देखो कम से कम एक ग्रीन मतलब एक ग्रीन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बहुत लॉन्ग रूट है, ये दुनिया जानती है। देखो देखो मैं आपको ये भी करके बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट यहां से भी आप एलिवेट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है 1 ग्रीन बाकी 4 नॉन ग्रीन, या ऐसा होगा 2 ग्रीन बाकी 3 नॉन ग्रीन, ऐसा होगा 3 ग्रीन बाकी 2 नॉन ग्रीन, ऐसा होगा 4 ग्रीन बाकी 1 नॉन ग्रीन। समझ रहे हो? ऐसा होगा कि कोई भी ग्रीन ना हो, सॉरी, पांचों के पांचों ग्रीन हो और 0 नॉन ग्रीन हो। यही तो पूछ रहा है। एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। आप कैलकुलेशन देखो ना, मैं आपको दिखाता हूं। 1 ग्रीन का मतलब हो गया, ग्रीन कितने? ग्रीन कितने? 30। तो 30 C1 और बाकी हो गया 30 C4 अपॉन में 60 C5 प्लस, क्योंकि यहां निकला मुंह से, 30 C2 और 30 C3 और यहां पर आ गया जी 60 C5। तो ऐसे तो भैया दिन रात हो जाएगा। तो अगर हम भाई बात पूछो, इसमें एक और केस जोड़ दो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। इसमें एक केस अगर मैं और जोड़ दूं, मैं सब रब कर दूंगा, चिंता मत करो। 0 ग्रीन एंड 5 नॉन ग्रीन। अब इन सब का सम तो 1 आएगा ना, इसके अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पहली स्लाइड में पढ़ा दिया था, मुझे पता काम आने वाला है। तो इन सब का सम अगर 1 है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसको मैं वहां जाकर 1 में से माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी मेरी। तो जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आएगा ना, तो मेंटोस खा लेना, क्योंकि वो दिमाग की बत्ती जला देगा। ठीक है? तो ऐसे मेहनत मत करना, रिक्शे वाले नहीं हो तुम। मैं ये नहीं कहूंगा रिक्शे वाले गलत लोग होते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, ये यूज नहीं करते, उनकी अलग मजबूरियां हैं। ये यूज करके ही आप, मतलब स्मार्ट वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो वो ये क्या है, यहां पर आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट निकालना है, तो 1 में से क्या कर देना? नो ग्रीन माइनस कर देना। काम तब भी वही हो रहा है आपका। नो ग्रीन का मतलब है 1 माइनस नो ग्रीन। नो ग्रीन, नो ग्रीन मतलब, नो ग्रीन का मतलब क्या हो गया? कोई भी ग्रीन ना हो, तो रेड और ब्लू। तो 30 C5 अपॉन में 60 C5। एक कॉन्सेप्ट यहां भी समझा दिया मैंने आपको। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 में पढ़ाया था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला टॉपिक, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3 डायमंड होने चाहिए, 1 स्पेड होना चाहिए। डायमंड कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा? डायमंड कितने होते हैं हमारे? डायमंड होते हैं 13। तो 13 में से 3 डायमंड। स्पेड कितने होते हैं? 13। 13 में से 1 स्पेड और 52 में से 4 पत्ते। आंसर आ गया। सही है? यह है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पूरी मिसलेनियस लगभग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आओ 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे। फिर लॉटरी आ गई। 10,000 टिकटें हैं, 10 इक्वल प्राइजेस हैं। 10,000 टिकटें लगी हुई हैं आपके सामने, उसमें 10 टिकटें ऐसे जिसमें प्राइज है। ओके जी, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द प्राइज? ना जीतने की संभावना। देखो अगर मैं ए पार्ट कर रहा हूं, एक टिकट लेता हूं और नहीं जीतता,
तो भैया देखो 10,000 में से 10 पे प्राइस है, किस पे प्राइस नहीं है हमें, यानी मैंने इससे उठाई होगी, फेवरेबल हो गया। एक टिकट है, कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगेगा, अपॉन में 10,000, यही है ना बेटा। तो फेवरेबल हो गया मेरा ये, हारने की संभावना, और टोटल है 10,000। फिर कह रहे अगर आपने 2 टिकट ली होती बेटा, अब एक से ज्यादा हो गया, 2 टिकट ली होती, तो 999 C0 C2 अपॉन में 10,000 C2। और अगर आपने सी पार्ट कितनी टिकटें ली होती, 10 टिकटें ली होती और तब भी हार गए, तो यानी 10 की 10 टिकटें यहीं से आई हुई हैं, C10 अपॉन में 10,000 C10। बात समझ में आ गई? सिंपल सा गेम है। 5 बोलता तो 5, 10 बोलता 10, 15 बोलता 15। ओके जी। 100 स्टूडेंट है, ये तो खैर होमवर्क कर सकते हो। 100 बच्चे हैं, मैडम कह रही है एक क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, तो मैं 40 और 60 में डिवाइड कर देती हूँ। 40 अलग हो जाओ और 60 अलग हो जाओ, ठीक है जी। If you and your friend are among 100 students, what is the probability that you both enter the same section? अब 2 लोगों की बात हो रही है, both enter same section, both enter same section, same section में एंटर करोगे तो ये देखो ऐसा हो सकता है, या तो हम दोनों 40 वाले में जाएंगे, या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना मेरे से, नहीं पढ़े तो मेरा पढ़ लो। प्लस कब होगा, जब मुझे या निकलेगा, हिंदी वाला या। तो 40 C2 या 60 C2, और टोटल कितने हैं बेटा हमारे, 100 C2। तो या तो हम सेक्शन ए में जाएंगे दोनों भाई, या हम जाएंगे सेक्शन नंबर बी में। ओके, फिर कह रहे यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, वही तो बहुत आसान है, बोथ एंटर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, यानी 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 एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, नीचे तो 2 है। अब कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि सिर्फ चुनना ही तो है यार, सेक्शन ही तो चुनना है, अरेंज थोड़ा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 4 डिजिट, मैं कह रहा हूं जी दुनिया जहान का सबसे चुम्मेश्वरी क्वेश्चन लगता है मुझे ये, आपको मजा आ जाएगा, ढंग से समझ लेना। मैं तो आपको एक हिदायत दूंगा, मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहा, देखो मैं ऐसे हो गया, नीचे हो गया, पॉज कर लो, पॉज करके खुद कर लो, माँ कसम लगेगी तुमको। पहले 5 मिनट खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर तुम्हारा भाई तुमको बताएगा, ठीक है जी। 5 मिनट ट्राई करने के बाद आना, बता रहा हूँ मारूंगा बहुत। चलो देखो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ट्राई क्यों करना चाहिए, दिमाग की बत्ती जला देता है ये, मेंटोस खा लेना। देखो क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पढ़ लिया होगा। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 5,000 से बड़े हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही हम उनके साथ खेल रहे हैं जो 5,000 से बड़े नंबर हैं। तुम्हारे सैंपल स्पेस में कोई भी नंबर 5,000 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम, और किन से बनाना है, 0, 1, 3, 5 और 7 से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिविजल 5 होगा। अब इन 5,000 से बड़े नंबर जो होंगे 4 डिजिट होंगे, उनमें से 5 के डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आ गया क्वेश्चन। पहला केस, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो, रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड है तो मेरे टोटल आउटकम देखेंगे, टोटल आउटकम समझना बच्चों। तो 1, 10, 100, 1000, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा मेरे से पढ़ लो, देसी जुगाड़ बैठा रहा हूं, ना परम्यूटेशन ना कॉम्बिनेशन, देसी तरीका। ओके, मतलब फॉर्मूला नहीं लगा रहा। तो अगर मुझे 0, 1, 3, 5, 7 से 4 डिजिट नंबर बनाने और 5,000 से बड़े होने चाहिए, तो यहां पर भरने के मेरे पास 2 ही ऑप्शन है भाई, या तो डिजिट 5 से शुरू होगा या 7 से शुरू होगा। अगर मैंने यहां पर गलती से 3 डाल दिया तो वो 3,000 बनेगा, मैंने 1 डाल दिया तो 1,000 बनेगा, 0 डाल दिया तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। सही है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फिर यहां पर भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो आप 0 और 5 ही डाल सकते हो। बेटा पहले मैं टोटल बना रहा हूं, वो फेवरेबल की बात है। तो यहां पर आ गया बेटा हमारे पास 250, लेकिन 250 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो आंसर आ गया 249। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दो मैंने 1 माइनस क्यों किया। मैंने ये 1 इसलिए माइनस किया प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे बोला है नंबर ग्रेटर देन 5,000, और यहां पर 5,000 भी बन सकता है, क्योंकि इन 2 ऑप्शन में से 5 भी है और इन 5 ऑप्शन में से 0 भी है। तो 5, 0, 0, 0, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5,000 से बड़ा नंबर। कॉमन सेंस, स्मार्ट वर्क। 249 इज माई टोटल आउटकम। फिर आता है जी बेटा मेरा फेवरेबल आउटकम। क्या आता है बेटा मेरा, फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1, 10, 100 और 1000। इसको भरने के कितने ऑप्शन है बेटा, अभी भी 2 है, क्योंकि मुझे 5,000 से बड़ा ही चाहिए, और डिविजिबल 5 चाहिए, तो यहां पर भी 2 ऑप्शन है। और यहां पर आ गया 5 और यहां पे आ गया 5, कितना हो गया बेटा 100। इसमें से भी क्या करेंगे बेटा, हम 1 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि अब भी 5,000 बन सकता है।
तो आंसर स्पॉन्जर बन सकता है ना, 5 इधर, 0 इधर, 0 इधर, 0 इधर, कितना आ गया बेटा 99। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 99/249। ये तब था जब रिपीटिशन अलाउड था। ये केस और मजेदार है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मेरा टोटल आउटकम विच इज वेरी इजी। अब तो आपका दिमाग की बत्ती जल चुकी होगी। 1 टेंस 100 और 1000, इसको भरने के कितने ऑप्शन है? अभी भी 2 हैं, या तो 2 या तो 5 या 7। इसको भरने के कितने ऑप्शन है बेटा? 5। देखो टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5। तो अब इसको कितने बच गए बेटा? 4 बच गए। फिर ये कितना आ गया? 3, और ये आ गया 2। समझ गए? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक इस्तेमाल हो गया ना, 4 3 2। कितना आया बेटा? ये 12 24 और 48 हो गया, 48 हो गया। तो टोटल आउटकम इज 48। ओके, इजी। ये आता है फेवरेबल आउटकम। ये मजेदार है, ये ढंग से समझ लेना। फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए थोड़ी चालाकी क्या करनी है, आपको इसके 2 केस बनाने हैं। इफ थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको, ना आएगा नहीं। हाँ जी, इसके 2 केस बनाएंगे। इफ नंबर स्टार्ट विद 5, स्टार्ट विद 5, अगर नंबर 5 से शुरू होता है, और इफ नंबर स्टार्ट विद 7, अगर वो 5 से शुरू होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर 5 से शुरुआत होगी तो पीछे भरने का एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वो है 0। लेकिन अगर 7 से शुरुआत होगी तो 7 से शुरुआत होगी एक ऑप्शन, तो पीछे भरने के कितने ऑप्शन है? 2, क्योंकि 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, इसलिए डिवाइड किया। अब बचे कितने? टोटल 5 थे, 2 यूज हो गए, कितना बचा? 3 और 2, तो 6 ऑप्शन आ गए। और यहां पर 2 इस्तेमाल हो गए, 3 और 2, ये कितना हो गया भैया? 12। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 18। तो आंसर आ गया 18/48। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शब्द ही नहीं है भाई के पास तुम्हारे। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर विच इज डन। ठीक है जी, एक आध और बचा है क्या क्वेश्चन? नहीं, खत्म हो गया। हाँ जी, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। डू प्रैक्टिस अलॉट, डू प्रैक्टिस अलॉट, जितनी कर सकते हो कर लो। पहले एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर। ओके, इसके बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं। मेरा सिलेबस खत्म हो गया, नाउ वी आर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं लाइव लेकर आया था यार, लाइव में मजा नहीं आता, बच्चे कम आते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सबका टाइम अलग है। तो जो प्यार हमको रिकॉर्डेड मिल रहा था वो लाइव में नहीं मिल पा रहा था, उसका कारण ये है। और फिर टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि लाइव में 10th के बच्चे ज़्यादा हैं और मतलब 11th का बच्चा ही नहीं है। और फिर उसका एक कारण ये भी है कि सबको, मुझे ऐसा लगता है कि सबका टाइम सेम नहीं है, क्योंकि सबके पेपर अलग होते हैं 11th स्टैंडर्ड में। 10th में क्या होता है कि सबका एक ही गोल है, एक ही डेट शीट है, तो वहाँ पे सब एक ही तरीके से पढ़ते हैं। और मुझे 1% और भी एक बात फील होती है, पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करोगे नहीं करोगे, 10th 12th का बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है एज कम्पेयर टू 11th। ठीक है ना? तो चिल मारो यार, कोई नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा सीरियस हो जाओ, तो चिल मार के भी पढ़ा जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं अपनी टीचर मतलब उशांक बात कर रहे हैं, वो शुरू करेगा। और अभी बहुत जल्द कौन सा इंपॉर्टेंट पहला चाहिए वो बता देना कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट सोच रहा था, फर्स्ट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट, वो साइन रूट एक्स और रूट साइन एक्स वाले बहुत डिमांड है, और कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉग एरिथम भी पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है ना, कि ताकि वो भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों के कईयों के सिलेबस में आ रहा होगा। और फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप मुझे बता देना, और कमेंट में इस इवेंट को अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।